गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमसीएससी एकेडमी में। फ्रेंड्स, हम लोग इंडियन पॉलिटी में काफ़ी इंपॉर्टेंट सेगमेंट पढ़ रहे हैं। पिछली क्लासेज जो हमारी हुई थी वो सुप्रीम कोर्ट पे बेस्ड थी, और जो इसकी लास्ट क्लास हम लोगों ने देखी थी वो हाई कोर्ट पे बेस्ड पहली क्लास हमारी थी। आज हम लोग हाई कोर्ट की दूसरी क्लास देखेंगे और जानेंगे कि हाई कोर्ट के संदर्भ में और बहुत सारी चीज़ें जो हमारी पिछली क्लासेस में कवर नहीं हो पाई थी वो हम इसमें कवर करेंगे। और उम्मीद करता हूं कि अगली एक क्लास और भी इसमें हाई कोर्ट की आपको मिलेगी, जिसके उपरांत आप हाई कोर्ट की सारी चीज़ें जैसे सुप्रीम कोर्ट की सारे तथ्यों को आपने रिवीजन कर लिया था, उसी तरह से हाई कोर्ट के भी सारे सेगमेंट आपको पूरी तरह से कवर हो जाएंगे। तो दोस्तों, खूब मेहनत करते रहिए, टाइम टाइम पे रिवीजन करते रहिए, जैसे कि आपकी एक अच्छी पकड़ सब्जेक्ट पे कंटिन्यू जैसे बन रही है वैसे ही बनती रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आज का पहला प्रश्न लेते हैं और देखते हैं कि आज के प्रश्नों की श्रृंखला में हाई कोर्ट से रिलेटेड क्या क्या बातें हमको नई जानने को मिलती हैं। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अपर न्यायाधीश की नियुक्ति केवल उच्च न्यायालय में की जाती है। और दूसरा स्टेटमेंट कह रहे हैं तदर्थ न्यायाधीश उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय दोनों में नियुक्त किए जाते हैं। तो ये आपके स्टेटमेंट्स हैं। अब आपको बताना है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। चलिए देखिए क्या कह रहे हैं। पहला जवाब आपका फटाफट आ जाना चाहिए दोस्तों। अपर न्यायाधीश की नियुक्ति केवल उच्च न्यायालय में होती है। जी हाँ, अपर न्यायाधीशों की नियुक्ति केवल उच्च न्यायालय में होती है, ये बिल्कुल सत्य बात है। ठीक है। और 2 वर्ष के लिए नियुक्त करते हैं राष्ट्रपति महोदय। राष्ट्रपति महोदय 2 वर्ष के लिए नियुक्त करते हैं। ठीक, तो ये जानते हैं। और ये जो नियुक्ति होती है वो क्या होती है, अस्थायी वृद्धि, या जो है उच्च न्यायालय में जो बकाया कामों को करने के लिए जो न्यायाधीश नियुक्त किए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, अपर न्यायाधीश। इन्हीं को ही अपर को ही अतिरिक्त न्यायाधीश भी कहा जाता है। अतिरिक्त या अपर न्यायाधीश की नियुक्ति जो होती है वो कहाँ होती है, हाई कोर्टों में होती है दोस्तों। ठीक, तो ये बात आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और राष्ट्रपति करते हैं 2 वर्ष के लिए ही करते हैं। ठीक है, ये आर्टिकल 224 में ये बातें बताई गई हैं। अनुच्छेद 224 आपका ये बताता है न्यायाधीशों को। ठीक है, इन्हीं को ही अपर न्यायाधीश या अस्थायी न्यायाधीश कहा जाता है। होता क्या है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में तदर्थ न्यायाधीश नियुक्त किए जाते हैं। ठीक, और हाई कोर्ट में तदर्थ न्यायाधीश की जगह पर अतिरिक्त या अपर न्यायाधीश के नियुक्त करने की व्यवस्था है। अपर न्यायाधीश की नियुक्त करने की भी व्यवस्था है। तो यानी कि जो तदर्थ न्यायाधीश हैं वो सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त किए जाते हैं। ये बात आप समझिएगा। यहाँ पर जैसे आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट में जो विधिक जो है केंद्र सरकार का जो विधिक अधिकारी होता है वो अटॉर्नी जनरल होता है, और जो राज्य सरकार का विधिक अधिकारी होता है वो एडवोकेट जनरल होता है। उसी तरह से यहाँ पर जजेस की बात करेंगे तो अतिरिक्त जज जो नियुक्त किए जाते हैं किस काम के लिए, जो कि उच्च न्यायालय के कार्यभार ज़्यादा कार्य हो जाने पर अस्थायी वृद्धि करना जो है कार्यों में हो जाती है, और बकाया कार्यों को निपटाने के लिए जो है राष्ट्रपति महोदय नियुक्त करते हैं, अपर न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं, जो कि 2 वर्षों के लिए की जाती है। यही व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट में होती है, लेकिन वहाँ पर कहा जाता है क्या, तदर्थ न्यायाधीश कहलाते हैं। तो बात आप समझ गए होंगे। दूसरा बात आगे कह रहे हैं कि तदर्थ न्यायाधीश उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों में नियुक्त किए जाते हैं। जी नहीं, ये नाम एक नाम से नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा आपका। केवल पहला आपका करेक्ट हो जाएगा आंसर आपका। ओके, चलिए अगले प्रश्न पे देखते हैं दोस्तों। कह रहे हैं अपर न्यायाधीश या कार्यकारी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किए गए व्यक्ति कितने वर्ष की आयु तक अपना पद ग्रहण करते हैं। ठीक है, पद धारण करते हैं। ठीक है, तो पद धारण करने का मतलब है, देखिए बात है यहाँ पर दोस्तों किसकी, हाई कोर्ट की बात हो रही है, हाई कोर्ट की। तो हाई कोर्ट में अधिकतम न्यायाधीशों का जो कार्यकाल होता है वो 62 वर्ष का होता है, 62 वर्ष का। तो निश्चित तौर से जो अपर न्यायाधीश या कार्यकारी न्यायाधीश जो नियुक्त किए जाते हैं, इनकी जो नियुक्ति की जाती है वो किस आधार पर की जाती है, यही कि या तो 2 वर्ष के लिए की जाएगी या तो 62 वर्ष, अधिकतम 62 वर्ष होना इनकी आयु होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, 2 वर्ष से ज़्यादा ये कार्यकाल नहीं कर पाते हैं। एक बात यहाँ पर देखिएगा, ये अपर न्यायाधीश हैं, इन्हीं को ही कहा जाता है अतिरिक्त न्यायाधीश। ये मैंने पिछले क्वेश्चन में भी आपको बताया। यहाँ पर आपको एक शब्द दिख रहा है कार्यकारी न्यायाधीश, तो क्या ये दोनों एक ही हैं? जी नहीं, थोड़ा सा अंतर इनमें है। कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति तब की जाती है, कब की जाती है, और अपर न्यायाधीश की नियुक्ति कब की जाती है।
जब देखिए अस्थायी कार्य और बकाया कार्य को निपटाने के लिए अतिरिक्त न्यायाधीश की जब जरूरत होती है तो वहाँ पर अपर न्यायाधीश या अतिरिक्त न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। जबकि कार्यकारी न्यायाधीश की जो नियुक्ति की जाती है वो इस आधार पर नहीं की जाती है, बल्कि उसके आधार करने की स्थिति होती है कि जो न्यायाधीश लोग पहले से उपलब्ध हैं हाई कोर्ट में, जो पहले से न्यायाधीश हैं, उनमें से कुछ न्यायाधीश, एक या उससे ज़्यादा न्यायाधीश असमर्थ हैं, असमर्थता की स्थिति में है, असमर्थता की स्थिति में है, कार्य नहीं कर पा रहे हैं, वो स्थिति बनी हुई है, या इसके अलावा अन्य किसी कारण से वो अनुपस्थित हैं, अन्य कारणों से अनुपस्थिति है, अन्य कारणों से अनुपस्थिति है। तो उस स्थिति में दोस्तों असमर्थता और अन्य कारणों के कारण से जो न्यायाधीश उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं, न्यायिक कार्यों में अवरोध उत्पन्न हो रहा है, तो उस स्थिति में कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। ठीक है, और यह दिया गया है अनुच्छेद 224(2) में बात कही गई है, और अपर न्यायाधीश के बारे में या अतिरिक्त न्यायाधीश के बारे में 224 में कहा गया है। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये आर्टिकल 224(2) है और ये आर्टिकल 224 है। ठीक है, कार्यकारी न्यायाधीश की। ठीक है, और ये जानते हैं क्या है कि राष्ट्रपति न्यायाधीश नियुक्त किए जाने के किसी योग्य व्यक्ति को, ठीक है, अस्थायी रूप से नियुक्त करते हैं, अस्थायी मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है। ठीक है, ये भी एक बात आप समझ लीजिएगा कि वो स्थिति ये भी बन सकती है आपकी कि उच्चतम न्यायालय का कोई न्यायाधीश अपनी अनुपस्थिति या अन्य कारण से अपने पदीय कर्तव्य का निर्वहन करने में अगर असमर्थ है या अस्थायी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करनी है। ठीक है दोस्तों, मुख्य न्यायाधीश की भी अस्थायी जब नियुक्ति की जाती है तब उसे भी कार्यकारी न्यायाधीश ही कहा जाता है दोस्तों। जब यानी कि स्टेट की हाई कोर्ट का जब चीफ जस्टिस नियुक्त किया जाता है, ठीक है, अस्थायी हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस नियुक्त किया जाता है हाई कोर्ट का, यानी कि CJI आप कह सकते हैं, CJI हाई कोर्ट। ठीक है, हाई कोर्ट चीफ जस्टिस कार्यकारी नियुक्त किया जाता है, तब भी यही प्रावधान होता है। यानी कि अगर कहे कि हाई कोर्ट के कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति का विधान किसमें है, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति का, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति का विधान क्या है, तो यही आर्टिकल आपका होगा 224(2) हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये बात थोड़ी सी थी। और राष्ट्रपति न्यायाधीश नियुक्त करने के योग्य किसी व्यक्ति को जिसे समझता है उसे कार्यकारी न्यायाधीश नियुक्त करता है दोस्तों। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा जिसको समझेगा। तो ये चीज़ें थोड़ी सी थी। तो यहाँ पर देखिए सवाल जो था वो आपका था 62 वर्ष, इसमें आंसर हो जाएगा, जो कि कह रहा है कि कितने दिनों के लिए नियुक्त की जाती है, तो 62 वर्ष हो जाएंगे दोस्तों। ओके, नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। कह रहे हैं उच्च न्यायालय में अपर न्यायाधीश एवं कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, तो निश्चित तौर से कौन करता है भाई, मुख्य न्यायाधीश। या देखिए सुप्रीम कोर्ट हो या दोस्तों हाई कोर्ट हो, सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति वो कौन करते हैं, प्रेसिडेंट महोदय करते हैं, यानी राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति महोदय करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति। यहाँ पे डरिएगा मत, हाई कोर्ट की बात कर रहा है तो राज्यपाल ना कर दीजिएगा, राष्ट्रपति ही करते हैं। ठीक है, केवल अधीनस्थ न्यायालयों की जो होते हैं वही अधीनस्थ न्यायालय जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होते हैं, ठीक है, उन्हीं न्यायालयों की केवल नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल महोदय करते हैं, और सभी न्यायालयों की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति महोदय ही करते हैं। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स जो आपके हैं उनके बारे में यही केवल राष्ट्रपति महोदय ही, राज्यपाल महोदय करते हैं, और बाकी सभी की जो है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जो भी न्यायाधीश होंगे राष्ट्रपति ही नियुक्ति करते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। कह रहे हैं उच्च न्यायालय में अपर न्यायाधीश की नियुक्ति कितनी अवधि के लिए की जाती है, तो वही बात फिर से हो गई प्रश्न की, बताइए कितने दिनों के लिए की जाती है दोस्तों। तो निश्चित तौर से करेंगे आप, जवाब आपका आ गया होगा, क्योंकि मैंने बताया पिछले प्रश्न में 2 वर्ष के लिए की जाती है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न आपका है 5 नंबर का। कह रहे हैं अनुच्छेद 224 का के तहत, अनुच्छेद 224 का के तहत कौन किसी उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश से उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्य करने का अनुरोध कर सकता है। अनुरोध करने की बात कह रहा है किससे, जो हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं
और उन न्यायाधीश के रूप में उन्हें कार्य करने का अनुरोध कौन करेगा? अनुच्छेद 224 का के तहत, वही जो मैंने बताया अभी, प्रश्न 24(2) था उसमें कार्यकारी न्यायाधीश के बारे में, मुख्य न्यायाधीश के बारे में था। यहाँ पर 224 का की बात हो रही है, 224 का की बात हो रही है। तो जिसमें जो रिटायर्ड न्यायाधीश होंगे हाई कोर्ट को, उनको पुनः न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने के लिए विधान कहा जाएगा। तो कौन कहेगा भाई? आप कॉमन सेंस लगा कर रखिए, देखिए कि कौन कह सकता है यहाँ पे। ऐसे उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति, संसद, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए उपयुक्त में से कोई तो नहीं होगा, संसद भी नहीं करती है, राष्ट्रपति महोदय तो केवल नियुक्ति देते हैं, वो अनुरोध नहीं करने जाएंगे किसी से। तो करेगा क्या कि जिस न्यायालय में नियुक्त करना है, उस मुख्य न्यायालय का न्यायाधीश राष्ट्रपति की सलाह पर कंसल्ट करके राष्ट्रपति से वो नियुक्त कर देंगे। ठीक है, अनुरोध कर सकते हैं। ठीक है, तो अनुरोध करने की बात कह रहे हैं तो यही जवाब आपका होगा, लेकिन इसके लिए कंसल्ट करना पड़ेगा राष्ट्रपति से। चीफ जस्टिस को, मुख्य न्यायाधीश को, जो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को कंसल्ट करना होगा राष्ट्रपति से। राष्ट्रपति परमिशन दे देंगे तो वो अनुरोध कर सकते हैं अपना। ठीक है, ये है आपका। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, कह रहे हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। और पहला कह रहा है अनुच्छेद 224 का उच्च न्यायालय की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित है। जी हाँ, पिछले प्रश्न में ही था, बिल्कुल रेशम सही है। उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के पूर्व सहमति से किसी ऐसे व्यक्ति को जो उस उच्च न्यायालय का किसी अन्य उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के पद पर कार्य कर चुका हो, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में बैठने और कार्य करने का अनुरोध कर सकता है। तो बिल्कुल सही बात कह रहा है। इसमें जो बात कही है इन्होंने कि उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति से पूर्व सहमति से किसी ऐसे व्यक्ति से जो उच्च न्यायालय या किसी अन्य उच्च न्यायालय, ठीक है, किसी उच्च न्यायालय, ये ध्यान रखिएगा, किसी उच्च न्यायालय या किसी अन्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में पद पर कार्य, यानी कि मतलब कहने का किसी भी न्यायालय का न्यायाधीश रहा हो। ठीक है, मान लो उन्हीं जिस न्यायालय में नियुक्त करने की मुख्य न्यायाधीश करना चाह रहे हैं, उसी न्यायालय का न्यायाधीश भी हो सकता है, या किसी और न्यायालय का भी वो न्यायाधीश हो तो नियुक्त किया जा सकता है। ये मैंने पिछले प्रश्न में से रिलेटेड बताया। दोनों तथ्य आपके सही हैं दोस्तों, तो सही ही बताना है आपको। तो इसमें ऑप्शन जो करेक्ट होगा वो पहला दूसरा दोनों होगा, इस नाते सी ऑप्शन राइट होगा यहाँ पे। 7 नंबर प्रश्न है, उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित उपबंध किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान में जोड़ा गया? बड़ा अच्छा प्रश्न है, शानदार प्रश्न है, बता दीजिए फटाफट। आपको कह रहे हैं हाई कोर्ट यानी कि उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित उपबंध की संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, यानी कि जो अभी पिछले क्वेश्चन में 224 का जो देख रहे हैं आप कि जो सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं उनको न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने की बात कही जा रही है, तो किस संविधान संशोधन द्वारा ये किया गया था? तो जान लीजिए कि ये संविधान संशोधन था आपका, बताइए जवाब फटाफट दीजिए। आपने पढ़ा है 7वें संविधान संशोधन नियम द्वारा 1956 में, 15वें संविधान संशोधन नियम 1963 द्वारा, 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा और 44वें संविधान संशोधन 78 द्वारा। फटाफट जवाब आ जाना चाहिए दोस्तों। तो देखिए ये तो हो ही नहीं सकते दोनों। अब 7वां 15वां बचा, तो 15वां संविधान संशोधन है 1963। ठीक है, 15वां संविधान संशोधन 1963 के द्वारा ये क्या किया गया है, ये व्यवस्था उपलब्ध कराई गई है। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इसमें से कि सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को जो है 15वें संविधान संशोधन के द्वारा ये व्यवस्था उपलब्ध कराई गई। ठीक, और ये इसमें ही 15वें संविधान संशोधन के द्वारा ही न्यायाधीशों की संख्या जो आयु सीमा थी, इससे पहले क्या थी 60 वर्ष थी। हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की जो आयु सीमा थी वो 60 वर्ष थी, इसको 62 वर्ष कर दिया गया है दोस्तों। 62 वर्ष जो इसकी आयु की गई वो कौन से की गई? 15वें संविधान संशोधन द्वारा ही हाई कोर्ट के सेवानिवृत्ति की आयु जो 60 वर्ष पहले हुआ करती थी उसे 62 वर्ष कर दिया गया। किस संविधान संशोधन के द्वारा? 15वें संविधान संशोधन 1963 के द्वारा ये व्यवस्था कर दी गई। फिर इसमें यही बात कही सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित उपबंध किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया था? तो वो भी इसी में था। तो दो बातें मैंने बता दी, एक तो आयु वाली जो बात थी वो भी इसी में 15वें संविधान संशोधन में थी, और दूसरी यह बात भी आपकी 15वें संविधान संशोधन में थी कि जो है सेवानिवृत्त न्यायाधीश को नियुक्त करने की जो व्यवस्था है। ठीक, चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पे आते हैं। निम्न में से किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह कहा कि यह भी निर्धारित किया कि यदि त्यागपत्र में उसी स्थिति का उल्लेख किया गया जिस स्थिति से त्यागपत्र लागू होता है, तो त्यागपत्र के लागू होने से पूर्व न्यायाधीश कभी भी अपना त्यागपत्र वापस ले सकता है।
क्या कह रहे हैं यहाँ पे, ये किस वाद के बारे में पूछ रहे हैं, यहाँ पे वाद शब्द दिया हुआ है, ठीक है। तो कह रहे हैं कि चलिए देखते हैं किस मामले में मैटर पूछ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी निर्धारित किया कि यदि त्यागपत्र में उसी स्थिति नहीं होना चाहिए, यहाँ तिथि होना चाहिए दोस्तों, उसी तिथि का उल्लेख किया गया है जिस तिथि से त्यागपत्र लागू होता है, ठीक है। तो त्यागपत्र के लागू होने से पूर्व न्यायाधीश कभी भी अपना त्यागपत्र वापस ले सकता है। ये किस बात में कहा गया है? तो पहला गोलकनाथ बनाम भारत संघवाद में, केशवन भारती बनाम केरल राज्य मामले में, और तीसरा भारत संघ बनाम गोपाल चंद्र मिश्र मामले में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें गोपाल चंद्र मिश्र वाले बात में ये बात बताई गई है, भारत संघ बनाम गोपाल चंद्र मिश्र मामले में ये बात स्पष्ट की गई है कि उच्चतम न्यायालय ने यह निर्धारित किया इस बात में कि त्यागपत्र में उस तिथि का उल्लेख अगर किया गया है, ठीक है, जिस तिथि से त्यागपत्र लागू होता है, ठीक है। मान लो अगर कोई डेट दिया है बेटा, जैसे मान लो आज की जो भी डेट आपकी है उस डेट के अकॉर्डिंग मान लो आज की तिथि में अगर आप जाते हैं तो आज 27 डेट है, और मान लो किसी ने अपना इस्तीफा दिया 29 तारीख का इस्तीफा दे दिया जज महोदय ने, ठीक। तो उसमें जो है 29 का इस्तीफा दिया कि 29 तारीख से मैं अपनी सेवा समाप्त कर रहा हूँ। तो उसके दरमियान उसके पहले, ठीक है, उसके पहले यानी 29 से पहले 28 को ही वो अपना अगर विचार बदल देता है कि हमको नहीं अपने पद से इस्तीफा नहीं देना है, तो फिर वो बहाल हो जाएगा, मतलब वो सस्पेंड नहीं, मतलब एक तरह से कहिए कि वो पद छोड़ना नहीं कहा जाएगा। ये एक तरह से ये बात है, ये कहा गया था भारत संघ बनाम गोपाल चंद्र मिश्र मामले में ये बात स्पष्ट हुई थी। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से दशा में किस दशा में होना चाहिए, इसमें निम्न में से क्या कह रहे हैं, ये निम्न में से दशा में उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश का पद उच्च न्यायालय में रिक्त हो जाता है। यहाँ पर होना चाहिए निम्न में से किस दशा में, निम्न में से किस दशा में उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश का पद उच्च न्यायालय में रिक्त हो जाता है, ये आपको बताना है। तो चलिए फटाफट देखते हैं इसको। क्या कह रहा है कि जब उसे उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त कर दिया जाता है, ठीक है, पहली कंडीशन ये बता रहा है कि जब उसे उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है तब उसका पद खाली हो जाएगा। ये बात यही समझ गए ना प्रश्न को। कह रहा है कि निम्न में से किस दशा में उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश का पद उच्च न्यायालय में रिक्त हो जाएगा, यानी कि हाई कोर्ट में रिक्त कब माना जाएगा, जब उसे उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश कर दिया जाएगा। जी हाँ, तो ये कंडीशन सही है। दूसरा कह रहा है किसी अन्य उच्च न्यायालय में उसका स्थानांतरण हो जाता है। जी हाँ, दोनों सही है, दोनों स्थितियों में उसका पद खाली मान लिया जाएगा। तो यही चीज़ें आपको बतानी है। तो यहाँ पे कथन कौन सा सही है दोस्तों? तो दोनों कथन बिल्कुल करेक्ट हैं, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। 10 नंबर क्वेश्चन में है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहे हैं क्या, उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश की आयु के बारे में किसी प्रश्न का निर्णय राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के पश्चात किया जाता है तथा राष्ट्रपति का निर्णय अंतिम होता है। बिल्कुल सही बात है। अनुच्छेद 217(3) भारतीय संविधान के 15वें संविधान संशोधन 63 द्वारा जोड़ा गया था। ये प्रश्न आपका है, जिसमें कह रहे हैं कि 224(2) के द्वारा जोड़ा गया था। ये कह रहे हैं कि 15वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1963 में जोड़ा गया क्या? अनुच्छेद 217 के बारे में कह रहा है। जी हाँ, ये भी स्टेटमेंट सही है, ठीक है। और इसमें क्या बात बताई गई है? इसमें ये कही गई है कि राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के पश्चात जो है अगर किसी की न्यायाधीश की आयु की गणना के संदर्भ में कोई विवाद है तो राष्ट्रपति का निर्णय अंतिम होगा। ये अनुच्छेद 217(3) कहता है। तो ये भी बिल्कुल सही बात कही गई है। तो चलिए देख लेते हैं, दोनों में से ऑप्शन जो कूट है सही का वो सी ऑप्शन होगा, क्योंकि दोनों सही यहाँ पे दे रहे हैं। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अनुच्छेद 219 से उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के शपथ व प्रतिज्ञान से संबंधित है। अनुच्छेद 219 जो है राष्ट्रपति के शपथ और प्रतिज्ञान से संबंधित है, जिसका उल्लेख भारतीय संविधान की अनुसूची 3 में है। हाँ जी, ठीक है, बिल्कुल है, सही है। न्यायाधीशों की शपथ के बारे में किसमें? अनुसूची 3 में वर्णन है, बिल्कुल सही है। फिर दूसरा कह रहे हैं दोस्तों, उच्च न्यायालय 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए यदि गठित किया जाता है
तो ऐसे उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ उस राज्य के राज्यपाल द्वारा दिलाई गई जिसमें उच्च न्यायालय का यहाँ का मुख्य स्थान स्थित है। जी हाँ, बिल्कुल, जहाँ पर मुख्य, मान लो किन्हीं दो राज्यों का एक कॉमन हाई कोर्ट है, जैसे मान लो उदाहरण के लिए मैं दे दे रहा हूँ आपको चंडीगढ़। चंडीगढ़ देखिए पंजाब और हरियाणा दोनों का संयुक्त न्यायालय है, ठीक है। तो यहाँ पर अब क्या है, वो तो केंद्र शासित प्रदेश है, तो केंद्र शासित प्रदेश जो है आपका चंडीगढ़, तो वहाँ के राज्यपाल के द्वारा उनको शपथ दिलाने की व्यवस्था कर दी गई है। और उसी तरह से अगर किसी और राज्य का है और या केंद्र शासित प्रदेश का है तो वहाँ पर संयुक्त न्यायालय की व्यवस्था, मतलब जो है जो न्यायालय हैं वहाँ का जो जिस जहाँ पर वो न्यायालय स्थित है उसमें जो है उसके न्यायाधीश ही उसकी शपथ दिलाएंगे आपको, ठीक है। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं, तो यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा सेकंड नंबर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 12 नंबर प्रश्न कह रहा है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। इसमें सुमेलित कौन सा नहीं है युग्म, याद अगर रहेगा युग्म, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। अब देखिए यहाँ पे 4 कूट दे रहे हैं, चारों में एक नाम दे रहा है, स्थापना वर्ष दे रहा है, अधिकार क्षेत्र दे रहा है और मुख्यालय दे रहा है। पहले कह रहे हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के बारे में, ठीक। इलाहाबाद हाई कोर्ट के बारे में बता रहे हैं। इलाहाबाद 11 जून, ये क्या लिखा है इन्होंने, 11 जून 1966, ये 11 जून 1966 ये लिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। 1966 जो कि तथ्य दे रहे हैं ये कि इनका इस्टेब्लिश हुआ 11 जून 1966। जी नहीं, 1966 यहाँ पर देखिए तथ्य ने 18, यहाँ पे 2 तथ्य हो गया दोस्तों, 1866 यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। 1866, ये 18 है। 1866 ईस्वी में उत्तर प्रदेश प्रयागराज में इस्टेब्लिश किया गया था हाई कोर्ट, ये बात बता रहे हैं यहाँ पर, ठीक है दोस्तों। तो ये तथ्य इसके लिए बिल्कुल सही दिया है, यहाँ सुमेलित है। यहाँ पर तथ्य क्या हो गया था, 2 मिसप्रिंटिंग हो गई थी दोस्तों, तो उस आधार पर ये था 11 जून 1866 में उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट की स्थापना की गई थी। और देखिए एक दिलचस्प बात यहाँ पे बता दूँ मैं आपको कि ये जो इस्टेब्लिश किया गया था हाई कोर्ट की स्थापना जो की गई थी इलाहाबाद हाई कोर्ट की, ये सबसे पहले कहाँ पर स्थापना की गई थी दोस्तों, 11 जून 1866 ईस्वी में जो की गई थी वो आगरा में की गई थी, आगरा में की गई थी। लेकिन कितने में, 1869 ईस्वी में इसका स्थानांतरण कर दिया गया इलाहाबाद में इसका स्थानांतरण कर दिया गया। 1869 ईस्वी में ही इसको स्थानांतरित करके इलाहाबाद में कर दिया गया। और इस हाई कोर्ट का पहले चूंकि ये था कहाँ पर, आगरा में, तो इसको आगरा हाई कोर्ट के नाम से जाना जाता था। लेकिन 1869 में जब इलाहाबाद में स्थानांतरित कर दिया गया तो 1919 ईस्वी में इस आगरा हाई कोर्ट का नाम जो कर दिया गया वो क्या कर दिया गया, वो इलाहाबाद हाई कोर्ट कर दिया गया, इलाहाबाद हाई कोर्ट। तो ये पूछेगा एग्जाम में आपको कि इलाहाबाद हाई कोर्ट नाम कब पड़ा या इसके पहले कहाँ था, तो 11 जून 1866 में इस्टेब्लिश हुआ था, आगरा में था। 1869 ईस्वी में इलाहाबाद में इसको स्थानांतरित किया गया आगरा से, और 1919 ईस्वी में इस हाई कोर्ट का नाम जो है वो इलाहाबाद हाई कोर्ट नाम पड़ा दोस्तों, ठीक है। तो ये तथ्य आपके पास यहाँ पर सही है, करेक्ट है पूरी तरह से। फिर अगला कह रहा है तेलंगाना के बारे में बता रहे हैं। 8 जून 1954 में इस्टेब्लिश हुआ था, 8 जून 1954 में इस्टेब्लिश हुआ था, बिल्कुल सही है, तेलंगाना में। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, हैदराबाद में है, ठीक है दोस्तों। अभी देखिए नया बन गया है, क्या है, आंध्र प्रदेश और हैदराबाद दोनों अलग हो गए, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों अलग राज्य हो गए। तो 1 जनवरी 2019 को क्या हो गया कि आंध्र प्रदेश के लिए एक अलग हाई कोर्ट की स्थापना कर दी गई, जिसके अंतर्गत पूरा आंध्र प्रदेश राज्य आता है, और उसका मुख्यालय बनाया गया अमरावती पर इस्टेब्लिश कर दिया गया। तो ये जो बात कही गई, पहले संयुक्त न्यायालय हुआ करता था तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का, चूँकि तेलंगाना तब उसी का एक प्रांत था आंध्र प्रदेश का, और चूँकि हैदराबाद आपका पड़ता कहाँ पे है, तेलंगाना में पड़ता है, तो ये हाईकोर्ट किसका माना गया रहा है, इसी नाते तेलंगाना का हाईकोर्ट माना गया है इसको, ठीक। आप ये मत समझ लीजिएगा कि तेलंगाना का असर कैसे हो गया, जब तेलंगाना अस्तित्व में नहीं था उस समय आंध्र प्रदेश था, तो चूँकि तेलंगाना वाले क्षेत्र में ही आंध्र प्रदेश पड़ता है, इस नाते इसका तेलंगाना का माना गया इसको। फिर कह रहा है
दिल्ली में कह रहा है 31 अक्टूबर 1966 में इसका अधिकार क्षेत्र दिल्ली है और नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। तो ये भी बिल्कुल आपका सही जवाब दे रहा है। 31 अक्टूबर 1966 में दिल्ली और नई दिल्ली इसका मुख्यालय सही है। फिर कह रहा है कोलकाता हाई कोर्ट के बारे में कह रहा है 2 जुलाई 1862 ईस्वी में इस्टेब्लिश किया गया था। 2 जुलाई 1862 ईस्वी में, नहीं यहाँ पे कह रहा है 1962 ईस्वी में, तो 2 जुलाई 1962 ईस्वी में कह रहा है इस्टेब्लिश किया गया था। पश्चिम बंगाल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह इसमें आते हैं और मुख्यालय कोलकाता। ये सब तो चीज़ें सही हैं दोस्तों, लेकिन जो कह रहे हैं 2 जुलाई 1962 ईस्वी में, ये नहीं 1862 ईस्वी होगा दोस्तों। तो इस आधार पर ये ही केवल गलत है, बाकी सभी सही हैं। अगर यहाँ पर 1862 किए होते 2 जुलाई 1862, तो ये सारे तथ्य सही हो गए होते दोस्तों, ठीक है। और इसकी खंडपीठ कहाँ पर है दोस्तों? पोर्ट ब्लेयर है, ठीक है। ये जान लीजिए, अंडमान निकोबार की भी है, तो इसका खंडपीठ क्या है? पोर्ट ब्लेयर। और एक बात ये जान लीजिए, प्रयागराज का जो है, ये जो आपका प्रयागराज, आधुनिक प्रयागराज है, इस प्रयागराज का जो है खंडपीठ कहाँ है? वो लखनऊ है, यानी लखनऊ, ठीक है, लखनऊ में है इलाहाबाद खंडपीठ का, ठीक है दोस्तों। तो ये कुछ तथ्य थे आपके पास जिसकी आपको जानना अति आवश्यक था, ठीक। चलिए अगले प्रश्न पे देखते हैं, फिर समय समय के साथ हम आपको और भी चीज़ें बताते रहेंगे। अगला प्रश्न कह रहे हैं निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही बताना है इसमें से। चलिए, कह रहे हैं पहले, गुजरात उच्च न्यायालय की स्थापना जो है 1 मई 1960 में हुई थी। इसका मुख्यालय अहमदाबाद में स्थित है। तो ये क्या तथ्य सही है कि गलत है? जी हाँ, बताइए, सही तथ्य है ये। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय का स्थान 25 जनवरी 1971 में हुआ। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना होना चाहिए दोस्तों, की स्थापना 25 जनवरी 1971 में हुई, जिसका मुख्यालय शिमला में है। जी हाँ, शिमला में है। 25 जनवरी 1971 में इस्टेब्लिश हुआ था हाई कोर्ट। कहाँ का? हिमाचल प्रदेश का। सही तथ्य है, ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय की स्थापना 1 नवंबर 1966 ईस्वी में। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय की स्थापना 1 नवंबर 1966 में हुई थी, जिसका मुख्यालय चंडीगढ़ में है। बिल्कुल सही तथ्य है, तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हैं दोस्तों। तो ये याद भी आप तथ्यों को कर लीजिएगा, इसी नाते मैंने इस रूप में इसको दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर तीनों स्टेटमेंट सही हैं, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मेघालय हाई उच्च न्यायालय की स्थापना 23 मार्च 2013 को हुई, जिसका मुख्यालय शिलोंग है, ठीक है, सही है स्टेटमेंट। दूसरा कह रहा है, मणिपुर हाई कोर्ट की स्थापना 25 मार्च 2013 को हुई, जिसका मुख्यालय इम्फाल में है। ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, आपको मैंने पढ़ाया है ये बातें दोस्तों, ये सारे तथ्य पढ़े हैं आपने। त्रिपुरा हाई कोर्ट की स्थापना 26 मार्च 2013 को हुआ, जिसका मुख्यालय अगरतला है। ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। 26 मार्च 2013 को जो त्रिपुरा हाई कोर्ट की स्थापना की गई, इसका मुख्यालय अगरतला है। ये भी स्टेटमेंट आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो इस आधार पे तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे आपको करेक्ट हो गए। तो यहाँ पर ऑप्शन जो थर्ड का है वो राइट होगा, जिसमें तीनों ऑप्शन सही दिए हैं। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह उपबंध किया गया है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को ऐसा वेतन दिया जाएगा जो संसद विधि द्वारा निर्धारित करे, यानी संसद विधि द्वारा निर्धारित करे। ये जो किस अनुच्छेद में उपबंधित किया गया है कि न्यायाधीशों के वेतन संसद विधि द्वारा निर्धारित, यानी कि संसद को कहने का मतलब किस अनुच्छेद के तहत पावर है कि न्यायाधीशों को वेतन निर्धारित करने की। तो अनुच्छेद 221 है दोस्तों, 221 है, आपको याद होगा, ठीक है, जिसके तहत हाई कोर्ट के जो है मुख्य न्यायाधीश का वेतन 2,50,000 रुपये और अन्य न्यायाधीशों का वेतन 2,25,000 रुपये प्रति माह है, ठीक है दोस्तों। और ये पारित कब किया गया ये जान लीजिए आप। तो सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जो है जो न्यायाधीशों के वेतन संशोधन विधेयक 2018 द्वारा ये पारित किया गया और उसी के बाद 2016 से ये लागू है। तो 2018 में पारित किया गया और 2016 से लागू है का मतलब क्या है? 1 जनवरी 2016 से लागू है।
इसके पीछे का मोटिव ये है कि जो दिया गया वो बाकी उनको ग्रेजुटी के रूप में सारे पैसे उनको डीए के रूप में बना करके उनको वापस दे दिए गए। कहने का मतलब जो कानून बनता है दोस्तों ना, तो कोई ज़रूरी नहीं जब इम्प्लीमेंट जब से हो, ठीक है। तो ये 18 में कानून आया हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की वेतन वृद्धि को लेकर के, तो लागू 2016 से हुआ, ये आप ध्यान रखिएगा। चलिए 16 नंबर प्रश्न कह रहे हैं न्यायाधीशों के लिए पेंशन और सेवानिवृत्ति वेतन व्यवस्था सर्वप्रथम कब की गई। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, शानदार क्वेश्चन है। जवाब फटाफट दीजिए। 1973 में, 1974 में, 1975, 1976 में कब की गई दोस्तों। तो न्यायाधीशों की पेंशन और सेवानिवृत्ति यानी ग्रेजुटी की व्यवस्था जो है 1976 ईस्वी में की गई थी, ठीक है। और समय समय पर इस पर सुधार किए गए हैं। अगला प्रश्न है कि संविधान संशोधन द्वारा हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ा करके 62 वर्ष कर दी गई। ये आपको बताना है कि 60 से 62 कब की गई, ठीक है दोस्तों। तो अभी पिछले प्रश्न में मैंने बताया था कि 15वें संविधान संशोधन 1963 के अधिनियम के तहत न्यायाधीशों की जो आयु सीमा है वो 62 से बढ़ा करके 65 कर दी गई, ठीक है। सॉरी दोस्तों, 60 से लेकर 62 कर दी गई। सॉरी, मैंने सुप्रीम कोर्ट की बात कर ली, 60 से 62 कर दी गई, ठीक है। वो कौन सा था, 15वां संविधान संशोधन था, ठीक है दोस्तों, 1963 में जो किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अनुच्छेद 222 के अनुसार राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करने के पश्चात किसी न्यायाधीश को उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर सकता है। तो ये बात भी बिल्कुल सही बात बताई गई है यहाँ पर। जो स्टेटमेंट कह रहे हैं कि न्यायाधीश बिल्कुल अनुच्छेद 222 जो कह रहा है वो भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के पश्चात जो है, ठीक है, मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के पश्चात जो है राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं, किसी न्यायालय के न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर देंगे। अब देखिए क्या होता है, जो राष्ट्रपति तो स्थानांतरित कर सकते हैं, तो किससे पूछेंगे, सीजेआई से पूछेंगे। और सीजेआई क्या करेगा, अपने 4 हाई कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीशों की पैनल गठित करेगा, ठीक, उनसे मतलब राय लेगा। और उसके अलावा जिस हाई कोर्ट से स्थानांतरित हो रहे हैं, जिस हाई कोर्ट को स्थानांतरित हो रहे हैं, यहाँ के मुख्य न्यायाधीशों से भी कंसल्ट करेगा। तो इन दोनों हाई कोर्टों के न्यायाधीशों के मुख्य न्यायाधीशों से करेगा, जहाँ से और जहाँ को जा रहे हैं उनके न्यायाधीशों से, और 4 वरिष्ठ न्यायाधीशों से, यानी 4 दूनी 6 लोग हो गए, और चीफ जस्टिस 7 लोग मिलकर के एक राय देंगे किसको, राष्ट्रपति को। उस आधार पर किसी न्यायाधीश को एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में स्थानांतरित किया जा सकता है। तो न्यायाधीशों का स्थानांतरण यहाँ बताया जा रहा है। केवल हाई कोर्टों के न्यायाधीशों का स्थानांतरण होता है, जानते हैं सुप्रीम कोर्ट तो एक है, तो उसके न्यायाधीशों का स्थानांतरण नहीं होता है। दूसरा स्टेटमेंट है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के हस्तांतरण के मामले में भारत का मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के 4 वरिष्ठ न्यायाधीशों के अतिरिक्त उच्च न्यायालय के 2 न्यायाधीशों से विचार विमर्श के पश्चात राष्ट्रपति को अपना परामर्श देगा। बिल्कुल सही है दोस्तों, वही जो मैंने ऊपर अभी बताया आपको। तीसरा स्टेटमेंट कह रहे हैं क्या, अनुच्छेद 222(2) के अनुसार जब कोई न्यायाधीश स्थानांतरण के पश्चात दूसरे उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में कार्य करता है, तो वह अपने वेतन के अतिरिक्त प्रतिकार, ठीक है, प्रतिकारात्मक भत्ता, प्रतिकारात्मक एक ही में है, भत्ता भी प्राप्त करने का हकदार होगा। जी हाँ, बिल्कुल ये सही बात बताई गई है, उनको प्रतिकारात्मक भत्ता भी दिया जाता है, कंपनसेटरी अलाउंस कहा जाता है, जिसे प्रतिकारात्मक भत्ता कहा जाता है, तो ये दिया जाता है। बिल्कुल सही है दोस्तों, ये तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हैं दोस्तों, तो जो भी ऑप्शन है वो ही सही हो जाएगा, 3rd नंबर। यदि कोई व्यक्ति किसी उच्च न्यायालय में अस्थायी रूप से कार्य कर चुका है, तो वह उच्चतम न्यायालय या अन्य उच्च न्यायालयों के सिवा किसी अन्य प्राधिकारी के समक्ष वकालत नहीं करेगा। यह प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है, ये आपको बनाया गया है। यानी न्यायाधीशों को प्रतिबंधित अनुच्छेद जो है, अनुच्छेद जो प्रतिबंधित किया गया वो किस में है, अनुच्छेद 221, अनुच्छेद 220, अनुच्छेद 22, 230। बताइए किस में किया गया है, तो निश्चित तौर से आपको पता होगा अनुच्छेद 220 में उल्लेख किया गया है, ठीक है। ओके, अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय को प्रशासनिक क्षेत्र अधिकार प्राप्त है। प्रशासनिक क्षेत्राधिकार प्राप्त है, ये किस अनुच्छेद में दिया गया है। अनुच्छेद देखिए, प्रशासनिक क्षेत्राधिकार के बारे में बात कर रहा है। कह रहे हैं 222 अनुच्छेद 222, अनुच्छेद 224, अनुच्छेद 226, अनुच्छेद 227। तो ये बात बताई जा रही है किस अनुच्छेद में कहा गया है कि वो
उच्च न्यायालय को प्रशासनिक क्षेत्राधिकार प्राप्त है। यानी प्रशासनिक क्षेत्राधिकार यानी कि जानते हैं दोस्तों, रीट जारी करने की किसी तहत हाई कोर्ट। यहाँ पे क्वेश्चन बहुत ही आसान है लेकिन भाषा कठिन होने के नाते आपको दिक्कत हो रही है। प्रशासनिक क्षेत्राधिकार के बारे में पूछ रहा है तो ये जान लीजिएगा कि जो हाई कोर्ट होता है जो है देश का दूसरा सर्वोच्च न्यायालय होता है, और जो है राज्य का प्रथम शीर्ष न्यायालय होता है। ठीक है, तो ये बात तो आपको बहुत बेसिक बात रही इसमें, लेकिन ये जान लीजिए कि कह रहा है कि प्रशासनिक क्षेत्राधिकार प्रदान करता है किसी न्यायालय को, तो वो क्या हो जाता है, प्रशासनिक क्षेत्राधिकार अनुच्छेद 227 के तहत होता है। ये तो हाई कोर्ट की रीट जारी करने की शक्ति होती है, और अनुच्छेद 227 जो है वो प्रशासनिक क्षेत्राधिकार प्रदान करता है। ठीक है दोस्तों, तो ये बात थोड़ी सी आपको ध्यान रखनी है, अनुच्छेद 227। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। लोकसभा तथा विधानसभा चुनाव से संबंधित विवाद भी सीधे उच्च न्यायालय में सुने जा सकते हैं। बिल्कुल, हाईकोर्ट में मामले सीधे सुने जा सकते हैं, ये बिल्कुल सही तथ्य है। उच्च न्यायालयों को क्या कह रहा है यहाँ पे, तथ्य कुछ गलत लिखे हैं इसमें। कह रहा है उच्च न्यायालयों को आपराधिक एवं दीवानी, ऐसे होना चाहिए दोस्तों, आपराधिक एवं दीवानी मामलों में किसी भी प्रकार की आरंभिक अधिकारिता प्राप्त नहीं है। तो ये बात बिल्कुल सही है कि उच्च न्यायालय को आपराधिक एवं दीवानी मामले में किसी भी प्रकार की आरंभिक अधिकारिता प्राप्त नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को प्राप्त है ना। हाई कोर्ट को दीवानी और फौजदारी के मामले में प्रारंभिक अधिकारिता नहीं प्राप्त है दोस्तों, आरंभिक या प्रारंभिक अधिकारिता नहीं प्राप्त है। ये हाई कोर्ट के बारे में है, तो दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है दोस्तों, ये सही है। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं इसमें दोस्तों कि मुंबई, कोलकाता, मद्रास उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई थी, किस अधिनियम के तहत की गई थी। बहुत ही आसान प्रश्न है, जवाब आपका तुरंत आ गया होगा। भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1860, भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861, भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1860, फिर भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1800 ये कह रहे हैं। तो जान लीजिए आप लोग, ये तथ्य देखिए गलत है, कहीं कुछ तथ्य और होना चाहिए था। यहाँ पर दो तथ्य एक ही जैसे हो गए हैं दोस्तों, तो थोड़ा बदल देना होगा इसको। तो बताइए कौन सा होगा आपका जवाब। तो 1861 है, जिसके तहत 3 न्यायालयों की स्थापना की गई थी दोस्तों, की गई थी। एक आपका जो है मुंबई, दूसरा कोलकाता और मद्रास, ये 3 हाई कोर्ट जो थे उनकी स्थापना की गई थी। ठीक है, तो ये आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन राइट होगा। फिर कह रहा है हाई कोर्टों के स्थापना क्रम के अनुसार व्यवस्थित करें, हाई कोर्ट की स्थापना क्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। तो देख लीजिए 1861 ईस्वी में कौन किए गए थे, मद्रास किया गया था, मुंबई था और कलकत्ता था। कलकत्ता हाई कोर्ट किया गया था। तो ये 3 किए गए थे 1861 ईस्वी में, 1861 ईस्वी में। इसके अलावा मैंने आपको बताया था इलाहाबाद हाई कोर्ट जो है 1866 ईस्वी में किया गया था। तो ये चौथा मतलब दूसरे नंबर का न्यायालय था, चूँकि ये तीनों एक साथ ही स्टार्ट किए गए थे, तो पहले स्टडी में इसको रख दिए गए हैं। ठीक है, दूसरे स्थान पर कौन आ जाएगा, इलाहाबाद। ठीक, दूसरे स्थान पर ये आ जाएगा। तो पूछा है स्थापना क्रम के हिसाब से बताना है, तो सबसे पहले नंबर 1 स्थान पे कौन आ जाएगा, ये आ जाएगा, नंबर 1 स्थान पे आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद आप जान लीजिए, कह रहा है पटना, कश्मीर और गुवाहाटी। तो न्यायालयों के बारे में आप जान लीजिए कि सबसे पहले जो इस्टेब्लिश हुआ ये हुआ 1866 ईस्वी में, इसको इस्टेब्लिश किया गया। इसके बाद दूसरा नंबर आ जाता है पटना न्यायालय का, जो 1961 ईस्वी में किया गया था, 1916 ईस्वी में, सॉरी दोस्तों, 1916 ईस्वी में पटना की स्थापना की गई थी। इसके बाद में 1928 ईस्वी में वो जम्मू एंड कश्मीर न्यायालय की स्थापना की गई थी, और देन इसके बाद में आपका उड़ीसा और गुवाहाटी न्यायालयों की स्थापना एक साथ की गई थी। तो गुवाहाटी और जो है और उड़ीसा न्यायालय जो 1948 में इस्टेब्लिश किए गए थे। इसके अलावा आप ध्यान रखिएगा उड़ीसा का भी, उड़ीसा और गुवाहाटी दोनों न्यायालयों की स्थापना 1948 ईस्वी में की गई थी दोस्तों। तो इस तरह का क्रम आपका हो गया। तो इस वरीयता के आधार पर अगर देखेंगे तो नंबर 1 स्थान पर ये हो जाएगा, यानी 2 वाला पहले होगा तो 2 2 होगा, फिर दूसरे नंबर पे तो 2 1 का ऑप्शन जिसमें दिया होगा, फिर इसके बाद में तीसरे नंबर पे कश्मीर है, चौथे नंबर पर आपका गुवाहाटी है। तो ये ऑप्शन 1 राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से न्यायाधीशों की कुल स्वीकृत संख्या के आधार पर कौन सा देश का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है? तो निश्चित तौर से आप जानते हैं कौन जनसंख्या किसकी सबसे ज़्यादा है दोस्तों। तो जिसकी जनसंख्या सबसे ज़्यादा होगी वही न्यायालय होगा। तो किसकी जनसंख्या सबसे ज़्यादा है बताइए, ज़्यादा फटाफट जवाब दीजिए। किसकी जनसंख्या सबसे ज़्यादा है दोस्तों? इलाहाबाद हाई कोर्ट की सबसे ज़्यादा है। यहाँ पर 160 न्यायाधीश हैं दोस्तों, 160 160 न्यायाधीशों की संख्या 160 है यहाँ पर, ठीक है। और देश का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है ये। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के स्वतंत्रता के बाद स्थापित होने वाला प्रथम एवं द्वितीय उच्च न्यायालय कौन से हैं क्रमशः? बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। इलाहाबाद देखिए पहले हो गया था, ठीक है। इलाहाबाद तो हो ही नहीं सकता है क्योंकि ये वाला कोर्ट तो हो ही नहीं सकता असम वाला। क्यों? क्योंकि इलाहाबाद की स्थापना पहले हो चुकी थी दोस्तों। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको, ओके। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला कोर्ट जो दे रहा है वो क्या कह रहा है? उड़ीसा और राजस्थान की बात कर रहा है। उड़ीसा और राजस्थान दूसरे नंबर पे कह रहा है। और तीसरा कर मुंबई और कोलकाता। तो मुंबई कोलकाता तो पहले हो गए थे, ये भी नहीं होगा। दिल्ली और तेलंगाना की बात कर रहा है। तो दिल्ली की तो स्थापना बहुत बाद में हुई थी, ठीक है दोस्तों। तो दिल्ली हो ही नहीं सकता। 1966 ईस्वी में इसको दिल्ली में इस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है। संसद ने किस अधिनियम के तहत किया था? हाँ, 241 के तहत, ठीक है। देखो अनुच्छेद 241 का प्रयोग करते हुए संसद ने 1966 ईस्वी में दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश के लिए एक हाई कोर्ट की स्थापना की गई थी। और यही एक ऐसा हाई कोर्ट है, मतलब जो है केंद्र शासित प्रदेश है जिसका अपना खुद का हाई कोर्ट है। तो ये वाला भी नहीं हो सकता है। अब बचा उड़ीसा और राजस्थान। तो गेस के आधार पर आप करते तो भी आपका हो जाएगा। उड़ीसा में 1948 में इस्टेब्लिश हुआ था। 1948 में उड़ीसा में इस्टेब्लिश किया गया था। और 1949 ईस्वी में आपका राजस्थान में हाई कोर्ट की स्थापना की गई थी दोस्तों। तो ये बात थोड़ा ध्यान रखिएगा। इस तरह से आपका बी दूसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न कह रहे हैं 2000 के पूर्व भारत में सबसे बाद में स्थापित होने वाला उच्च न्यायालय कौन है? 2000 के बाद में भारत में कौन सा न्यायालय स्थापित हुआ था ये बताना आपको। ध्यान रहे डेट क्या बता रहे हैं, ये 2000 बता रहे हैं। तो 2000 के बाद में जो सबसे 2000 के पूर्व, बेटा बाद नहीं कह रहे हैं, सॉरी 2000 के पूर्व कह रहे हैं। सन 2000 के पूर्व भारत में सबसे बाद में स्थापित होने वाला उच्च न्यायालय कौन सा था? तो ये सबसे ज़्यादा जो है पूर्व में 2000 के पूर्व में स्थापित होने वाला जो न्यायालय आपका रहा है 1975 ईस्वी में इस्टेब्लिश हुआ था, वो सिक्किम हाई कोर्ट रहा है दोस्तों। सिक्किम हाई कोर्ट की स्थापना की गई थी। तो ये आंसर आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। सॉरी, पूर्वोत्तर के 4 राज्यों अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मिजोरम के लिए एक ही उच्च न्यायालय गुवाहाटी उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? ठीक है, इसकी स्थापना ये बताना है आपको कब की गई थी। तो ये जान लीजिए, नॉर्थ ईस्ट कंट्री राज्यों के लिए, पूर्वोत्तर भारत के राज्यों के लिए 4 न्यायालयों की स्थापना जो है गुवाहाटी उच्च न्यायालय की स्थापना 1971 ईस्वी में की गई थी। 1971 ईस्वी में ऑप्शन दिया हुआ है। मुख्यालय कहाँ पे है? गुवाहाटी, ठीक है दोस्तों। गुवाहाटी में इस्टेब्लिश किए गए थे 4 राज्यों के लिए, ठीक। कौन कौन से राज्य थे वहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड और मिजोरम। अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड और मिजोरम, ये 4 राज्य थे। 1971 में इस्टेब्लिश किया गया था इनके लिए। गुवाहाटी उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी संयुक्त न्यायालय की, ठीक है दोस्तों। और एक बात जान लीजिएगा कि ये जो गुवाहाटी जो हाई कोर्ट हुआ करता था, इसकी खंडपीठें कहाँ कहाँ हुआ करती थी? कोहिमा, जान लीजिए, कोहिमा, आइजोल, इसके अलावा ईटानगर, यहाँ इसकी खंडपीठें हुआ करती थी, ठीक है दोस्तों। अगला है इलाहाबाद, कोलकाता, चेन्नई, राजस्थान उच्च न्यायालय की खंडपीठ क्रमशः है। तो आपको बताना है, फटाफट बताइए। इलाहाबाद की जो खंडपीठ है वो कहाँ है? लखनऊ है, बिल्कुल सही जवाब दे रहा है यहाँ पर। कोलकाता की खंडपीठ पोर्ट ब्लेयर, अभी बताया था मैंने आपको। चेन्नई के मदुरई है खंडपीठ, बिल्कुल सही है। और राजस्थान की जयपुर है खंडपीठ। तो ये ऑप्शन पहला ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 29 नंबर प्रश्न पे आते हैं। कह रहे हैं किस उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश हैं? किसी उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश। तो पहली मुख्य न्यायाधीश की बात कर रहे हैं। तो इसमें क्या हो जाएंगे? पहली मुख्य न्यायाधीश की महिला मुख्य न्यायाधीश जो हैं वो लीला सेठ हैं दोस्तों।
पहली यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हाई कोर्ट की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश की बात कर रहा है। और अगर न्यायाधीश की बात करेगा, भारत की प्रथम महिला न्यायाधीश, तो अन्ना चंडी हो जाएंगी, अन्ना चंडी हो जाएंगी। भारत की अगर कहा होता है किसी उच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी, तो अन्ना चंडी हो जाएंगी। और कह रहा है मुख्य न्यायाधीश की बात कर रहा है, तो लीला सेठ मैडम हो जाएंगी। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा। प्रथम महिला न्यायाधीश जो रही हैं वो अन्ना चंडी रही हैं। और जो है हाई कोर्ट की जो है चीफ जस्टिस जो बनने वाली रही हैं वो कौन रही हैं, मुख्य न्यायाधीश जो रही हैं वो लीला सेठ रही हैं। ठीक है, ओके, ये प्रश्न आपका हो गया। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं, और आज का ये आखिरी प्रश्न है दोस्तों। देखिए क्या कह रहे हैं, ये राज्य दे रहे हैं और हाई कोर्ट के क्षेत्राधिकार के बारे में बता रहे हैं। ठीक, तो ये प्रश्न आपको बता देना फटाफट। कह रहा है लक्षद्वीप, इसका जो लक्ष्य ये नहीं होता, लक्षद्वीप ऐसे होता है, लक्षद्वीप, ठीक है, ऐसे लिखा जाता है। लक्षद्वीप जो है वो केरल में है, जो है उच्च न्यायालय केरल के अंतर्गत आता है। जी हाँ, सही है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है वो कोलकाता के अंतर्गत आता है, सही है। दादर एवं नागर हवेली, कह रहा है दादर और नागर हवेली, दमन और दीव मुंबई हाई कोर्ट के अंतर्गत आते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही है। फिर कह रहा है पंजाब और हरियाणा दिल्ली, जी नहीं, दिल्ली के अंतर्गत नहीं आते हैं, चंडीगढ़ के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये 30 प्रश्नों की आज श्रृंखला कंप्लीट हो गई। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों ये श्रृंखला आपको अच्छे से समझ में आई होगी और आपको हाई कोर्ट के बारे में बहुत सारी नई चीज़ें जानने को मिला होगा और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी उपयोगी सिद्ध होने वाला होगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना खूब ख्याल रखिए, रिवीजन करते रहिए। जय हिंद।